आज मैं नारी गुंजन में उपस्थित हूँ सुधा वर्गीस जी के पास। उस सुधा मैम के पास जो शुरुआत की थी दूसरे राज्य से और बिहार में जहाँ जन्म हुआ दूसरे राज्य में और बिहार को इन्होंने कर्मभूमि बनाया। उस कर्मभूमि में जहाँ इन्होंने 2 दशक दे दिया, वो 2 दशक अपने जीवन को दिया और उस 2 दशक में इन्होंने इतना बदलाव लाया उन दलितों के लिए जो नीचे पायदान पे खड़े थे, खासकर मुसहर जो उस समय स्कूल जाने से डरते थे, उन्हें उंगली पकड़ाकर स्कूल तक पहुंचाया। और जहां तक उपलब्धि की बात है, सुधा मैम से इन्हीं कारणों से, इनके कर्मभूमि से ही इन्होंने पद्मश्री सुधा वर्गीस बनी। और न सिर्फ अब इनके पास एक से बढ़ के एक इनके पास अभी जमुना लाल बजाज अवार्ड मिला और न जाने कई अवार्ड मिला। इन अवार्ड को सीढ़ियों के लिए इन्होंने बहुत सा त्याग दिया है और इन्हें त्याग का और इनका कहना है कि जैसे कि अभी जाड़े के मौसम में धुंध है और जैसे जैसे हम डेग बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें रास्ता मिलती जाती है और मंजिल भी है। तो हौसले जहां आपके होंगे तो मंजिल भी करीब होगी और उसी मंजिल को बढ़ने के लिए सुधा वर्गीस जी न सिर्फ खुद बढ़ी, अब एक प्रेरणा बन चुकी हैं। जो अब लोग चाहते हैं कि ये सुधा वर्गीस बिहार की बेटी बन गई है और अब तो लोग बिहार की बेटी से ज़्यादा ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्यों ना हमारा देश का बेटी एक सुधा वर्गीस बने और जो शिक्षा इस तरह का शिक्षा ग्रहण करे जिसमें मानवता हो और उस मानवता का अलग इस तरह हो जिसमें ये IAS बने, IPS बने, अपनी अच्छी बात है, लेकिन वो मानवता का अलग जरूर जगना चाहिए कि उसको देखना पड़ेगा कि अगल बगल के लोग, हमारे जो समाज की संरचना हो रही है वो सही ढंग से वो लोग बढ़ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मानवता हर पढ़ाई से सर्वोपरि है और ये शिक्षा के साथ चलेगी। आइए अब जानते हैं पद्मश्री सुधा वर्गीस की कहानी उन्हीं की जुबानी। ये तो एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा जो काम हम चुन लिए हैं, यही नहीं कि ये काम हमको कोई थोप दिया। मैं काफ़ी जगह पर घूमे हैं। हम उस समाज के साथ काम करना चाहते थे जो समाज सबसे ज़रूरतमंद है, दरकिनार किए हुए समाज है। तो मैं धनबाद जिला, मुंगेर जिला, ऐसे 2-3 और जिला में खोजे हैं, काम भी कर रहे थे। तो मुझे मुंगेर जिला में ही इस समुदाय से मिलने का मौका मिला। हम इन लोगों के साथ काम करने का तय किया और ये तो काफ़ी दिन हो गया। 1987 से लेकर के हम काम कर रहे हैं और इस काम में बहुत तरह के चुनौतियां हैं। एक तो शुरू में किसी को कोई मतलब नहीं था। इन लोगों के बीच में पीने का पानी नहीं है, रहने का घर नहीं है, नाली नहीं है, पानी का मतलब पानी पड़ते हैं तो वो पानी ऐसे ही रहेगा, जल जमाव होगा, उसी बीच में बच्चे लोग खेलेंगे, फिर बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो कई तरह की चुनौतियाँ थी। तो मैं काफ़ी काम किए हैं। सबसे पहले मेरा मुख्य काम था बच्चों को शिक्षा देना। एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाते थे। मुसहर समाज का एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाते थे और उसको स्कूल भेजने के लिए उनका पिताजी या माँ को कोई इच्छा भी नहीं था, क्योंकि वे खुद शिक्षा के बारे में कभी जाने नहीं, ना स्कूल गए या उन लोगों को कोई खोजे है स्कूल बुलाने के लिए। तो मैं एक गांव इधर बहुत दूर नहीं है, आसोपुर में रहने लगा और उधर से मेरा खास प्रयास के चलते मुझे 19 बच्चे लोग मिला जो स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले उसमें 4-5 लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, तो स्कूल जाने लगे। लेकिन उन लोगों का एक शर्त ही था मेरे साथ कि तुम हम लोगों को पहुंचा देना स्कूल, और जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तुम आकर के हम लोगों को वापस लाना। ये दिखाते हैं कि वे लोग कितना डरे हुए रहते थे समाज में। उन लोगों को लगा कि हम लोगों को बाहर घूमते देखे हुए लोग हम लोगों को
शायद मारेगा, पीटेगा, गाली बकेगा, ये सब होता था। बहुत ही रेगुलर ऐसा होता था। बच्चे से प्रेम करते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था कि अगर ये लेके जा रही हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कहीं अलग जगह ना लेके चले जाएं। नहीं, हमसे डर नहीं था, अगल बगल के लोगों से डर था। हाँ, समाज से ही। या तो एक क्वेश्चन हम लोग पूछना चाहते हैं, ये जन्मभूमि था आपका और ये कर्मभूमि रहा। इस कर्मभूमि में सबसे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, जो शुरुआती प्रेरणा कहाँ से मिली, इस बात पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे। जब ये प्रेरणा तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ रही थी, उस समय हमारे क्लास में कोई एक मैगज़ीन लेके आए और उसको सब कोई थोड़ा देख रहा था, पढ़ रहा था। तो मेरे पास पहुँचे वो मैगज़ीन, तो मैं पलटते पलटते हम देखा कि कुछ चित्र, तो वो चित्र ये था कि रोड के बगल में एकदम टूटी फूटी झोपड़ी, उसके सामने कुछ बच्चे लोग थे, वो भी समझिए कोई कपड़ा उपड़ा उतना नहीं था, और गरीबी का एक खास निवास था उधर। तो हम सोचे ये कैसे ऐसा, माने जिसको घर नहीं है, रहने का यही है व्यवस्था। तो फिर मैं पढ़े, तब हमको समझ में आया कि तो बिहार का दृश्य है, लिखा हुआ था। तो हम सोचे, मुझे उस समय 8वीं क्लास में भी मुझे कोई आइडिया नहीं था बिहार में क्या है, क्योंकि पता नहीं क्यों। तो उस समय मेरे मन में आया कि मुझे इस तरह का गरीबी कैसे, क्यों, कहाँ, ये सब थोड़ा पता लगाना है। तो पता उस समय मैं टोटली इसको एक तरह से मुझे एक जानकारी मिला, वो जानकारी लेके मैं बैठी। 10वीं क्लास पास होने के बाद तुरंत मैं इसको फिर वापस मेरा दिमाग में आया और हम सोचने लगा अभी इसको कैसे हम उधर पहुँचेंगे। तो पहुँचने के लिए दूरी का हमको उतना आइडिया नहीं था कितना दूरी होगा, 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर। तो हम वैसे सोचते रहा। तो एक दिन मेरी माँ बाबूजी से मैंने कहा कि मुझे जाना है बिहार। तो वे लोग पूछे बिहार कहाँ है, उधर तुम क्या करेगी, अभी तुम तो जस्ट रिजल्ट तुम्हारा आया, अभी आगे हम लोगों को इधर देखना है कि तुम्हारा एडमिशन और तुमको पढ़ना है। और मेरा पिताजी हमसे बोला तुम बिहार उहार छोड़िए, तुमको जितना पढ़ना है तुम पढ़ सकती है, इधर हमारे राज्य के अंदर जहाँ तुमको पढ़ना जाना है वो सब कुछ हो जाएगा, तो बाकी बातें छोड़ो। लेकिन मैं छोड़े नहीं, मैं उसी पर पूरा ध्यान दे करके। तो उन दिनों में एक अखबार में एक खबर हम देखा कि बिहार से 2-3 महिलाएं आई है जो बच्चों को या लड़कियों को लेकर के बिहार ले जा कर के उन लोगों को कुछ ट्रेनिंग देंगे। तो उस पर हम देखा, बहुत ज़्यादा विवरण नहीं था। तो मैं मेरा पिताजी से बोला चलो ना उन लोगों से थोड़ा मिल लेते हैं, तो हमको तो जाना है बिहार। तो मेरा पिताजी तैयार नहीं थे हमको लेकर के जाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जिद्दी करके उनको लेकर के गए, उन लोगों से मिले। अब वे लोग बहुत खुशी से हमको स्वीकार किया और बोला कि आप में इतना इच्छा है जाने के लिए, तो चलो तुमको हम लोग ले जाएंगे। तो उसके लिए कुछ कागजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना था और हेल्थ वाइस देखना था, वो सब कुछ हमारे पिताजी को हम 1 मिनट चैन में नहीं रहने दिया, सब कुछ कर लिया और वैसे हम बिहार आए। एक दशक से आप अपना जीवन इसको मुसहर जब समाज के लिए समर्पित किए, तो शुरुआती जो आपका स्ट्रगल था, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो उस समय की स्थिति में और अभी जो आपने हासिल किया उसमें आप अपने आप को कहाँ पाती है? मैं वो चीज़ें बहुत बदले हैं। उस समय अगल बगल का समाज भी नहीं चाहते थे कि कोई आकर के हमारा समुदाय के साथ कोई बदलाव लाने का काम करे। जैसे धीरे धीरे वे लोग देखने लगा कि
मुसहरी से लड़के लड़कियां स्कूल जाने के लिए निकल रहे हैं। क्यों ये लोग क्यों स्कूल जाएंगे? ये लोग स्कूल जाएगा तो कौन, मेरा भाई इसको कौन चराएंगे? यही एक सवाल था उनका, मुख्य सवाल यही था। तो वे लोग हमको अप्रोच किए और बोला देखिए आपको रहना का व्यवस्था हम लोग करेंगे, आपका खाना पीना सब कुछ हम लोग दे देंगे, खाली आप आकर के मेरे बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए, अंग्रेजी का क्लास दीजिए बस। तो वे लोग शुरू में बोले तो मैंने कहा कि देखिए मैं एक जगह ढूंढ लिया जहाँ हमको रहना है, हमको काम करना है, तो हम इधर से दूसरा नहीं खोजेंगे कि हमको कहाँ और रहना है और क्या करना है, अंग्रेजी किसको पढ़ाना है, हिंदी किसको पढ़ाना है, सब हम तय करके आए हैं। तो वे लोग हमसे थोड़ा सा ये हो गया और उसकी महिला लोग भी आकर के हमसे बोलेगा तोरा अच्छी नहीं लगता है ये इन लोगों के साथ रहने का, ये लोग कैसे है तुम नहीं जानती है, तुम नई है। तो हमको मेरा मन बदलने के लिए वे लोग काफ़ी कोशिश किया, ऐसे दीदी हम तो बहुत दूर नहीं है आप लोगों से, हम तो इधर रह रहे हैं और आप लोग उधर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं हम देख रहे। तो वैसे हम तो बदले नहीं हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज के बारे में जानना शुरू किया। और हमारे समाज में उस समय भी दारू का उत्पादन होता था, पीते थे, पिलाते थे। तो जो छुआछूत रखते थे, मुझे समझ में आया छुआछूत झोपड़ी के बाहर रहता है। जब यौन शोषण करना है या पीना है उस समय छुआछूत नहीं है। मुसहर महिला के हाथ से दारू लेके पिएंगे, मुसहर समाज के महिलाएं लड़कियों का हाथ पकड़ेंगे, उनके साथ यौन शोषण करेंगे, ये सारी चीज़ें चलता था आराम से। तो एक दिन मुझे पता चला कि एक लड़की का बलात्कार हुआ। तो मैं महिलाओं से पूछा ऐसी घटना होने से तुम लोग चुपचाप से रह रहे हैं? तो बोला आओ कौन सी करे, आज एकरे साथ हो ले तो कल उकरे साथ हो ले, परसों इसके साथ इसकी बेटी को पकड़ा तो हमने कौन सी करते। तो मैंने कहा इससे चुपचाप से रहने से नहीं होगा, आपको केस करना है। तो बोला केस? कौन सी का केस? कौन सी का केस हम समझाएंगे, लेकिन तुम लोग चलिए हम लोग थाना जाएंगे। थाना वे लोग बोला कुछ भी करे लेकिन थाना नहीं जाएंगे, पुलिस बॉडी मारता है। तब पर भी 2 दिन इन लोगों के पीछे लगे रहे। अंत में हमको 2 महिला मिला और वो लड़की जिनके साथ बलात्कार हुआ उसको लेके हम थाना पहुँचे सवेरे। तो एक पुलिस ने आकर के पूछा कहाँ हो ले, एकदम सवेरे पहुँचे हैं। वो हमको कोर्ट में देखते थे इसलिए थोड़ा परिचित जैसे बात किए। तो मैंने कहा कि एक रेप केस रजिस्टर करने के लिए आए हैं। तो पूछा क्या के साथ रेप हुआ? ऐसे बच्ची के साथ। तो बोला क्या कहानी लेकर के आते हैं जी, इतना गंदा कपड़ा पहने हुए लड़की के साथ कोई रेप करेगा? ये सुन के मुझे गुस्सा आई और मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना उसको लिख करके हमको दीजिए, हमारा केस इधर हम रजिस्टर नहीं करेंगे, आप लिख करके दीजिए तब ही हम जाएंगे इधर से। तो वैसे हम लोग उधर ही बैठे। अंत में वो आके फिर से हमको भीतर आने के लिए बोले, हम लोग सब भीतर गए। फिर वो दोहराए इतना गंदा कपड़ा पहने हुए बात। तो मैं बोले हम आपको बताए हैं ये चीज़ हमको लिख के दीजिए, हम केस रजिस्टर नहीं करेंगे। फिर बात उत करते करते अंत में वे लोग केस रजिस्टर किया और अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाए। तो उसी समय से उनका समाज हमारे ऊपर धमकी यही आकर के ये लोगों को भड़काए हैं। ये इसके आने के पहले कोई मुसहर केस करते थे, ये कहाँ की बात है। अंत में ये हुआ कि वे लोग हमको उधर से भगाने के लिए, हमको मारपीट करने के लिए सबका धमकी दिया। उसके अलावा हमारे लोगों को धमकी दिया कि ये सारा झोपड़ी जला देंगे। तो हम शाम हम देखते थे कुछ परिवार अपना मोटरी बांध करके निकल रहे मेरा टोला से। तो हम सोचे तो समस्या बहुत ख़राब है। तो मैं मेरे नवयुवकों को एक साथ
करके मैं बोला देखिए हम लोगों को रात को पहरा देना है, कुछ लोग निकल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग आएंगे डराने धमकाने और लोगों को भगा देंगे। तो लड़के लोग भी साथ दिया। उसके बाद हम एक बात तय किया, हम दानापुर का मेन रोड ब्लॉक करेंगे, ये मांग के कि अभियुक्त को अरेस्ट करना है, नहीं तो हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो महिलाएं पता नहीं पहले बार रोड ब्लॉक के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। मेरे पास करीब 500 महिलाएं जुटी। हम अपना टोला को छोड़ के अगल बगल के 4-5 टोला को भी मोबिलाइज करके हम लोग दानापुर ब्लॉक किया। तो लोग अपना दुकान उकान सब छोड़ के निकल के देख रहे क्या हो गया। तो हमारी महिलाओं का नारा बहुत बुलंद हो करके मांगा कि अभियुक्त को अविलंब अरेस्ट करो। तो वो लोग पता किया कौन जी के लिए अरेस्ट करना है, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ हम लोग भी कुछ महिलाएं बोली, मैं भी बोली। अंत में काफ़ी मीडिया जुटे, तो नेक्स्ट डे का पेपर में पूरा बात निकले। तो पुलिस बहुत गुस्सा में आ गया और हमको एक तरह से डांटने का कोशिश किया कि आप पेपरबाजी क्यों कर रहे हैं। इसलिए तो पेपरबाजी नहीं है, ये तो वास्तविकता जो हुआ उसी के लिए आपको अरेस्ट करने के पहले आप अरेस्ट नहीं किया। तब इस तरह का वातावरण में हम लोग हैं। तो अंत में वो अभियुक्त को 2 दिन के अंदर वो लोग अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला। तब मेरे ऊपर का जो धमकी था वो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो आदमी जेल में है। लेकिन मुझे बहुत डराए हैं। तो लेकिन मेरे लोग मेरे साथ थे। वे लोग बोला दीदी आप उस साइड में मत जाइए, वो सब बहुत गुस्सा है आपके ऊपर। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हम भी थोड़ा सा सतर्क हो करके रहा, लेकिन मैं कभी भीतर बैठे नहीं डर के मारे। यही मेरा पहला केस था। उसके बाद मेरे पास वही साल 9 रेप केसेस मैं रजिस्टर किया, 9 आदमी को जेल में डलवाए। तो महिलाएं भी हमसे पूछते थे दीदी जाना है रोड ब्लॉक करेंगे, तो वे लोग भी तैयार हो गए। मतलब उनको लगा कि कुछ इस तरह का कदम उठाएगा तब ही हमारी बातों का सुनाई होगा। तो हर तरह का अत्याचार, हिंसा, जाति वाला हिंसा, फिर यौन शोषण, फिर मजदूरी, कोई मजदूरी सही मजदूरी कोई नहीं देगा। एक दिन मुझे बहुत दुख लगा, एक बूढ़ी महिला एक दिन रोपनी करके उसको मिला है 5 रुपया, हमको दिखाए मजदूरी मिला है दादी, तो पूछने पर हमको दिखाए हाँ दीदी मिला है, यही मिला। तो इतना मनमानी करते थे, इस सब के खिलाफ हम काम किया। तो बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मेरे लिए सबसे बहुमूल्य एक सहयोग था मेरे लोगों का सहयोग। वे लोग हमेशा हमारे साथ रहा। हम कहीं से रात हो के लौटेंगे, साइकिल लेकर के लौटेंगे, कुछ दादी लोग सबसे पहले हमको डांटेंगे, तोरा के बार बोले है इतने देरी हो के ना आना है, तो रो आ रही है अभी। तो हम उन लोगों का डांट भी सुनेंगे, प्यार भी स्वीकार करेंगे। तो मेरा 21 साल मैं बीते हैं वो गांव में, वो मुसहर टोला में। तो वही समझे उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखे हैं। उन लोगों का सहयोग, प्यार, सब कुछ मुझे मिला। यदि हम कोई दिन देरी करके आएंगे तो कोई ना कोई महिला आके बोलेंगे तू आज रोटी ना पकाओ, हम ले आ रहे हैं। तो वे लोग हमको पूर्ण रूप से अपनाए हैं और मैं भी उन लोगों को अपनाए हैं। तो ज़िंदगी वैसे आगे की। ठीक है, क्लियर। अभी तक जैसे रिपोर्ट में लिखा था 650 गाँव तक आपकी संस्था पहुंच चुकी है, और आगे कितना तक? देखिए 650 अभी मेरा 4-5 ब्लॉक है ना। तो सारा ब्लॉक गिनेंगे तो 550 कब का आंकड़ा है मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग उससे भी आगे गए हैं और हमारा कोई लिमिट नहीं है। जहाँ हम देखेंगे लोगों के ज़रूरतमंद लोग हैं, हमारा महादलित समुदाय का है, हम उधर पहुँचते हैं। हम इधर एक लड़की के चलते
वो लड़की 10वां में जाने का था, लेकिन वो घर चली गई। उसके घर पे हम गए, मुझे लगा कि मई मूंग में पहुँचे हैं। किसी तरह का सुविधा कुछ नहीं, ना गली है ना नली है, और वो लोग एकदम पहाड़ के नीचे बसते हैं, उधर पानी उनी कुछ नहीं। तो उस तरह के जगह तक हम जाते हैं। लड़कियों का समझिए, उनको पढ़ने का व्यवस्था, इधर मेरा हॉस्टल है महादलित बच्चियों के लिए, मुसहर बच्चियों के लिए। 1 पैसा खर्चा नहीं करना, सारा पैसा सरकार से आता है। रहने का व्यवस्था है, स्पेशल स्कूल है पढ़ने के लिए, उसका यूनिफॉर्म, उसका हर तरह का खर्चा सरकार देता है। तो मैं चाहती हूँ, हमको इधर ज़्यादा काफ़ी जगह नहीं है, सिर्फ 150 लड़कियों को हम रख सकते हैं। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? हमको कोई रोक नहीं है, कोई रोकने से नहीं रुकेंगे भी नहीं।